हमें किसी भी शर्त पर ना एनआरसी मंजूर है ना सीए मंजूर है। सीए और एनआरसी दोनों मुसलमानों और मजलूमों के लिए खतरनाक है और उसे किसी भी शर्त पर कबूल नहीं किया जाएगा। इस बात का इजहार ख्याल कलकत्ता प्रेस क्लब में मुख्तलिफ समाजी व इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने कहा। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए नासिर अहमद ने कहा कि तृणमूल के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने इस ऐलान पर सख्त मजम्मत करते हुए मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के लोकसभा हल्का के चुनाव के दौरान कहा कि चंद शराइत पर सीए कबूल करूँगा, चाहे पार्टी का फैसला कुछ भी हो। समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने कहा कि एक तरफ ममता बनर्जी सीए और एनआरसी का खौफ दिखा रही है और उसकी मुखालफत में भी कर रही है, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का बयान मुस्लिम मुखालिफ बयान है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जिम्मेदारान ने कहा कि हमें ये पहचान करना पड़ेगा कि कौन हमारा छुपा हुआ दुश्मन है और कौन खुला हुआ है, जो एक तरफ हमारा वोट भी हासिल करना चाहता है तो दूसरी तरफ हमारा मौक़िफ़ के खिलाफ इसका बयान भी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपुल्स फोरम बराए अगेंस्ट सियासी नफरत के राज भट्टाचार्य, प्लाटोजन के सोमिया शाहीन, एनआरसी मुखालिफ फोरम के अमिताभ चक्रवर्ती, प्रोफेसर रबीउल इस्लाम, उत्साही के अयूब लोधी, आवाज़ के इरशाद गोहर और कौसर निहाल, जमहूरियत बचाओ के चांचल चक्रवर्ती और दीपाली भट्टाचार्य और एमएम फाउंडेशन के नासिर अहमद वगैरह ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इजहार किया। ये बहुत बड़ा डिटेंशन कैंप इन लोग बनाएंगे और मुसलमानों की हालत बद से बदतर कर देंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है ममता बनर्जी के भाषण का, जिसमें वो कह रही हैं कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारी जो स्कीम्स है वो ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, तो ये तो देखिए, ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो तो चाह रही हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस कुरान कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, या इलाही किताब जितनी है ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये दरअसल ये सही चीज़ नहीं है। आप उसके ऊपर में आप चाहे जो भी ये बना लीजिए, उसके अंदर में ये आने वाला ये नहीं है। तो इसके अंदर में वो अगर ये समझ रहे हैं कि कुरान को ख़त्म कर देंगे हम, तो इसके पहले भी बहुत तहरीक चल चुकी है कि कुरान को ख़त्म कर देंगे, कुरान की टीचिंग्स को हम ख़त्म कर देंगे। नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, हो नहीं सकता, इसलिए कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथ में ली है। आप कैसे ख़त्म कर दीजिएगा? सर, एक सवाल है जी कि अभी संविधान बचाओ देश बचाओ एक लिफलेट जारी हुआ छोटन दास की तरफ से, जी, इसमें यह कहा गया है कि ऐसे कैंडिडेट को मैंने वोट दो जो बीजेपी को हरा सके। जी, उनमें ऐसे कैंडिडेट को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर से टीएमसी के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की जा रही है। जी। हालांकि उसमें अभिषेक भी शामिल है जो सीए की बात कर रहा है। जी। तो कैसे उस लिफलेट की बात माने या उस पर अमल करें? हालांकि उस एक बड़ी तंजीम भी शामिल है। देखिए, हम लोगों को अपना अल्लाह ताला ने सबों को, हम लोगों में से सबों को अक़ल दिया है। हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी पे सवार हो रहे हैं, ये हमारी मंजिल तय करती है। हमको जाना अगर दिल्ली है तो हम बम्बई वाले गाड़ी पे तो नहीं बैठेंगे। तो चाहे वो छोटन दास हो, चाहे जो भी साहब हो, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि उनसे लड़ने के लिए टीएमसी की ज़रूरत है, तो ये गलत है। इसलिए कि टीएमसी के चेहरा तो देख चुके हम लोग, और कितना देखेंगे, है ना जी। देखिए, एक बात है, 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट हुआ है उसमें क्या थी, ওর মধ্যে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে সিটিজেন বাই বার্থ, সেখানে হিন্দু মুসলমান কাউকে করা হয়নি। 1985 সালে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসে, যারা সারা বিশ্ব জুড়ে নাগরিকত্বের যে নিয়ম সেটা হচ্ছে সিটিজেন বাই বার্থ। এই সিটিজেন বাই বার্থটি আমাদের 1955 সালে নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়েছে। 1985 সালে যে নাগরিকত্ব আইন হয়, সেই নাগরিকত্ব আইনে বলে যে একটা কার্ড। शुरू में तो ये लोग भी कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी और सीए नहीं मानेंगे, लेकिन गुज़श्ता दिनों में 3-4 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि
इन लोगों के बयान कुछ पलट रहे हैं। तो आइए हम थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। थोड़ी सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो पहला सेंसस हुआ था 1951 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक कौन शहरी होगा इसकी तफसील बता दी गई थी। 51 में सेंसस हुआ, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना, तो उसके तहत ये मान लिया गया कि 1951 में जो सेंसस हुआ है और इसमें जिन लोगों के नाम आ गए हैं वो तमाम के तमाम लोग सैनिक हैं। अब उनसे भी कहा जाए कि आपकी कागज दिखाइए आज़ादी से पहले करती है, तो व्हाट इज दिस, तो मजाक वाली बात हो गई ना। तो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी तफसील आ गई है, आइन बन गया है, तो आप इस तरह की बात उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, चलिए 1955 में एक्ट बन गया, उसमें ज़रूरत के तहत तब्दीली लाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसमें तब्दीली आई, 85 में आई, 92 में आया, 3 में आया, 5 में आया, 3 में आया। इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली चल रही है। लेकिन 13 में NRC पूरे हिंदुस्तान में कराई जाएगी, ये बात एक नहीं आई। NRC जो हुआ था आसाम में, वो एक खास पर्सपेक्टिव में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की राय की बुनियाद पर वो हुआ था। जब आखिर में सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर के लोग आंदोलन कर रहे थे, इस वजह से जब देश भाग हुआ तो बंगला मशरक़ी पाकिस्तान, वहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में बंगाली आ गए थे, और आसामियों से उन लोगों का एक टकराव हो रहा था। आसामियों को लग रहा था कि हमारा डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगा, ये बंगाली अक्सरियत में हो जाएंगे और हम आसामी अक़लियत में आ जाएंगे। इस वजह से उन्होंने फौरन मांग किया था कि हमारा यहाँ पर एक अगर जो है 5-6 साल चाटी है, ऐसे इसमें जो इलाका है, इसमें वो गाना घाट और गंगा वगैरह का जो इलाका है, यहाँ पर मथुरा संप्रदाय के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इन लोगों का एक मसला है। इसलिए अभी पहले दिखाया गया है कि इस तरह का बयान देंगे कि 4-5 कंस्टिट्यूंसी से हम ये NRC की बात उठा करके लोगों को झांसा दे करके अच्छा खासा वोट बदल सकते हैं। ये कोर्ट का गेम प्लान है। और CA जो मजहबी बुनियाद पर है, इसको कुछ लोग नकारते हैं, इस इलाके में मुस्लिम भी रखते हैं। तो हमारा कहना है कि आप इस वोट তাদের হত্যা করা এখানে ঠিক সেই একই ধারা অনুসরণ করে আসামের ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, কারণ সেখানে বিজেপির সরকার, এবং সেই ডিটেনশন ক্যাম্পে 17 লক্ষ লোক এখন পর্যন্ত তাদের বাছা হয়েছে। তার মধ্যে আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, যথেষ্ট মুসলিম আছে, মানে মুসলমান নাগরিকরা আছেন, আমি নাগরিকই বলছি, আর যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুরাও আছে। এই কথাটা কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে যে যথেষ্ট পরিমাণ হিন্দুরাও এখানে আছে। এখন কেন আর তাদের ভোটার লিস্টে সব নামের পাশে লেখা হচ্ছে ডি, এইটা আমি বলতে চাই। ভোটার লিস্টে তাদের সকলের নামের পাশে লেখা হচ্ছে ডি, মানে ডাউটফুল ভোটার, এরা ভোট দিতে পারবে না। এইটা কেন করা হচ্ছে? এরা বেনাগরিক হয়ে যাচ্ছে, ডিটেনশন ক্যাম্পে আছে। এখন পর্যন্ত আসাম কিন্তু পুশব্যাক করেনি, কাউকে বাংলাদেশের ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছে বর্ডার ক্রস করে, বা কাউকে মায়ানমারে আবার পাঠিয়ে দিয়েছে, এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটেনি। তাহলে এটা করছে কেন? এই চিহ্নিত লোক যারা ডিটেনশন ক্যাম্পে, এক তো তারা ভোট দিতে পারবে না, অর্থাৎ বিজেপি জেনে শুনে তাদের বিরুদ্ধে যারা ভোট দিতে পারে, এরা যে যে এলাকা বা যে যে সম্প্রদায়, তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি করে রাখবে এবং ডি দিয়ে দেবে। আর দ্বিতীয়টা আরো মারাত্মক কথা, সেটা হচ্ছে এদেরকে অত্যন্ত কম পারিশ্রমিকে, কম মজুরিতে কাজ করাবে। এদের কোনো কাজই তো নেই, কাজ দেবেই না এরা। 600 টাকার কাজ তুমি 200 টাকায় করলে করো। অর্থাৎ একটা পুরনো দাস ব্যবস্থার সিমিলার অনুরূপ একটা ব্যবস্থা এরা তৈরি मंशा है उससे मुनासबत रखता, आउट ऑफ द वे क्वेश्चन करके खामखा सबों का वक्त बर्बाद न करें। थैंक यू।
बाग सर्कस के सारे दरवाजों को बंद कर दिया गया, सिर्फ एक दरवाजा खुला रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग आएंगे जो नमाज के लिए जाएंगे। अच्छा, जो लोग नमाज के लिए दूसरी तरफ से दरगाह रोड की तरफ से भी आने वाले थे, उनको ऑल द वे घूम के इस तरफ से एक ही गेट जो खोला गया था उधर ही से आने को कहा गया। ये तो मुसलमान के साथ भी नहीं है, ये तो उनको मस्जिद जिस तरह बीजेपी कर रही है वो बस मस्जिदें तोड़ रही है, ये मस्जिदें में घुसने नहीं देगी। बाकी आपका मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, देखिए क्योंकि मेरे से सीनियर यहाँ लोग हैं, वो बेहतर जानते हैं मुझसे बाकी सब मामलों में। बस एक मेरी तरफ से एक इल्तिजा रहेगी कौम को कि राजा और राजू को पहचाने, राजा को चुने, राजू को ना चुने। जो खड़े होकर अगर जुल्म करे तो बाद में खड़े होकर बोलेगी कि हाँ हमने जुल्म किया तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें करना वो करो। इन दोहरे लोगों को राजू बन के अपने आप के ऊपर जुल्म होने लगता, बहुत जुल्म करता है। एक दिन क्या हुआ, एक प्रजा जो प्रजा पे जुल्म करता था, उस प्रजा ने ये डिसाइड किया कि अब इस राजा को मार दिया जाए, जुल्म और सही नहीं। तो प्रजा पहुंची राजा के पास, राजा को मार दिया। जब राजा के पास पहुंची और राजा को मारने शुरू कर दिया तो राजा ने बोला एक मिनट रुको, मैं राजा नहीं। वो अपने जेब में से निकालता है एक एफिडेविट, और एफिडेविट निकाल के देता है, ये बताता है कि मैं राजा नहीं, मैं तो राजू हूं। बात समझी? चलकर यहाँ यही हो रहा है। हम लोग की जो कौम है, हम लोग की जिम्मेदारी यही है कि हमें राजा को और राजू को पहचानना है, कौन राजा है और कौन राजू। कांग्रेस की जब सरकार बनी, ममता बनर्जी जब यहां आई, उसके बाद ये हुआ कि लोग कांग्रेस से ऊब गए। जब ऊब गए और जब इन्हें मारना शुरू करना पड़ा, जब इनको कांग्रेस को हटाने का ये डिसीजन ले लिया गया पब्लिक में, तो इन्होंने भी यही किया। इन्होंने निकाल के एक एफिडेविट दिखाया, बोला मैं राजा नहीं हूं, मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं तो टीएमसी हूं, मुझे वोट दे। पब्लिक ने क्या किया, राजा को भूल गए कि यही थे वो, तो कांग्रेस की शक्ल में हम लोगों के ऊपर जुल्म किया। अब वो राजू बन के हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये सेंटर की सरकार চিঠি করছেন, অন্যদিকে ওখানে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করে অল্প কয়েকজন 50-60 জন মহিলা বসে আছেন, তাদেরকে কিন্তু ওখানে 5 গাড়ি পুলিশ মোতায়েন করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তো এটা কলকাতা শহর বলে পারা যায়নি, কারণ মানুষ এত বেশি রেসপন্স করেছিল, এত মানুষের ঢল নেমেছিল যে পুলিশের প্ল্যানটা ভেসে যায়। কিন্তু এটা আমরা অনেকেই জানি না, শহরের বাইরে যেখানে মিডিয়ার অত ফোকাস নেই, সেখানে যারা শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এই ডিসক্রিমিনেটরি যে অ্যাক্ট, তার বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিল, উনি পুলিশ মন্ত্রী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কড়া কড়া ধারায় মামলা দিয়ে তাদেরকে কিন্তু থানা কোর্টে হাঁটা করিয়েছে দীর্ঘদিন, এখন অনেকে হাঁটছে। এইটা কিন্তু কলকাতার যে মিডিয়া সেটা বিশেষ কভারেজ দেয়নি। আমি গ্রাম বাংলা থেকে বলে আমি খোঁজ রাখি না। তো প্রথম থেকেই আমাদের সন্দেহ ছিল এই যে ক্যাগা চিঠি, এটা নাটক। কতটা মানে উপহাস এবং ঠাট্টা করেছে সেটা ওই ভোটিং এর সময় আমরা বুঝতে পেরেছি। ফলে আজকে কিন্তু ঝোলা থেকে সেই বিড়াল বেরিয়েছে, যেটা চাপা দেওয়া থাকছিল যে হ্যাঁ রাস্তায় নেমে উনি তো আন্দোলন করছেন, সঙ্গে আছেন, কিন্তু আমি তখনই আমাদের সন্দেহ ছিল এটা নাটক। নাটকটা কারণ কি, এই যে পাবলিক রেভিলেন্স এবং যে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সামনে এসে প্রোটেস্ট করছে, এইটাকে উনি হাইলাইট করার জন্য করেছিলেন, যাতে কোনো আদার কাইন্ড অফ পলিটিক্স দাঁড়া না পারে, যা করবে আমার ব্যানারের নিচে করবে। কিন্তু তার কমিটমেন্টের যে অভাব ছিল তখনই বোঝা গেছিল। আজকে যে বনগাঁতে গিয়ে বলছে, শান্তনু ঠাকুর নিজে অ্যাপ্লাই করেনি, বলেছিল করবে সিএতে, এবং এখনো অব্দি আমাদের কাছে যা খবর 15 জনের বেশি অ্যাপ্লাই করেনি। তার মানে কি, মধুয়ারা এটা খায়নি কিন্তু। ফলে আজকে শান্তনু কিন্তু থ্রেটের মুখে যে হেরে যাবে, কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাদের যুবরাজ এটাকে লেজিটিমাইজ করে লোকজনকে কি বার্তা দিতে চাইছে, ওদের তো শান্তনুর ভোট পাবে।
ওনার তো কিছু লাভ হবে না, আমি যদি টোটাল